बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के पेपर को स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा इजी लेते हैं और समझते हैं कि हम सिर्फ एक दिन में तैयारी करके बहुत ज़्यादा नंबर ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। सारी ज़िंदगी उर्दू बोलने से उर्दू नहीं आ जाती, बल्कि उर्दू जो है ना थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, इसको जो है ना टाइम देना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतने ज़्यादा आप नंबर लेंगे। और उर्दू के पेपर में ये बात याद रखें कि वही बच्चा ज़्यादा और मैक्सिमम नंबर ले सकता है जिसने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी की होगी और पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छे तरीके से सीखा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से सीखी होगी और टाइम टेबल जो है ना कि टाइमिंग का लिहाज रखा होगा कि किस वक्त कौन सा क्वेश्चन करना है और उसको कितना टाइम देना है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप ये चीज़ें जो है ना देख सकते हैं। इसमें आपको तरतीब बताई जाएगी कि पेपर की तरतीब कैसे है, पहले कौन सा क्वेश्चन आपने करना है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है। उसके अलावा जो है ना आपको बताया जाएगा सबक के खुलासे की जो टिप्स हैं वो आपको बताई जाएंगी। और सबक के खुलासे के टिप्स के बाद आपको पैराग्राफ की तशरीह लिखने की जो टिप्स हैं वो भी बताई जाएंगी। पैराग्राफ की तशरीह की जो टिप्स हैं उनका आपने ख्याल रखना है। फिर इसके अलावा आपने मज़मून जब लिखना है, मज़मून में किन किन बातों का ख्याल रखना है उसके टिप्स आपको बताई जाएंगी। तो ये तमाम टिप्स पर अगर आप अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 75 में से 70+ मार्क्स बड़ी आसानी के साथ ले लेंगे। लेकिन इन तमाम बातों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप टॉप करना चाहते हैं और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और तमाम टिप्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स भी आएंगे। चले आए, चलते हैं टॉपिक की तरफ और टॉपिक में आपको बताते हैं कि आपने किन टिप्स को फॉलो करके फुल मार्क्स लेने हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। जी, ये है उर्दू का पेपर और उर्दू के पेपर में 75 में से 72 मार्क्स आए हैं। आप सुनकर हैरान होंगे 72 मार्क्स कैसे आ जाते हैं उर्दू में, क्या और मेथड को समझ लें तो फिर आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि ये 72 मार्क्स कैसे आते हैं। और ये 72 मार्क्स लेना बहुत आसान काम है। आपको पहले ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिखाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें एक सब ऑब्जेक्टिव पेपर है और इसमें 15 में से 15 एमसीक्यूज़ इनके बिल्कुल ठीक हैं। और बच्चे परेशान होते हैं कि 15 एमसीक्यूज़ कैसे ठीक हो जाते हैं। तो 15 एमसीक्यूज़ याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एमसीक्यूज़ की अच्छी तैयारी किया करें। एमसीक्यूज़ आपको पता है या एक्सरसाइज में से आते हैं या आपके जो 5 एमसीक्यूज़ हैं वो उसमें से ग्रामर में से आते हैं। तो ग्रामर की तैयारी बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते, जिसकी वजह से उनके 5 एमसीक्यूज़ तो लाजमी तौर पर गलत होते हैं और तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश किया करें पेपर से एक दिन पहले थोड़ी सी ग्रामर वाले एमसीक्यूज़ रिवाइज़ कर लिया करें ताकि ग्रामर में से कोई अगर एमसीक्यूज़ आए तो वो आपका बिल्कुल सही हो। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज के अलावा एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं, वो एमसीक्यूज़ आपके जो सबक है उससे रिलेटेड कहीं से भी आ सकते हैं। मसलन अक्सर जो है आपके सबक के अंदर हाशिया दिया हुआ होता है, नीचे फुट नोट दिए हुए होते हैं या ऊपर जो मुसन्निफ़ के बारे में कुछ चीज़ें दी होती हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये एमसीक्यूज़ देखें और 11 नंबर से देखें। 11 नंबर से फिर जो है एमसीक्यूज़ वो ग्रामर में से है। जो 14 नंबर एमसीक्यूज़ है वो भी ग्रामर में से है। इसमें आला ये बड़ा आसान है और आपको ये इसम और मुरक्कब की तफसील जो है देखनी चाहिए एमसीक्यूज़ की। और 15 नंबर एमसीक्यूज़ जो है ये चैप्टर के एक्सरसाइज में से है। तो अगर आप एमसीक्यूज़ अच्छे से तैयार करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके भी 15 नंबर आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये एमसीक्यूज़ था, एमसीक्यूज़ की तैयारी अच्छे से करें, जहाँ जहाँ से बताया गया उसकी तैयारी आपने लाजमी करनी है। अब आए चलते हैं आपको सब्जेक्टिव पेपर दिखाते हैं और सब्जेक्टिव पेपर की जो टिप्स हैं उसके बारे में बताते हैं कि आपने कैसे जो है ना उनके टिप्स का ध्यान रखना है और उस लिहाज से आपने सब्जेक्टिव पेपर अपना हल करना है। ये है तरतीब। आपने उर्दू का पेपर करते वक्त तरतीब क्या रखनी है। सबसे पहले आपने मुख्तसर जवाबात लिखने हैं, वो जल्दी से लिखे जाएंगे आपसे। उसके बाद तफ़हीम इबारत के जवाबात आपसे पूछे जाते हैं, तफ़हीम इबारत के जवाबात लिखें।
उसके बाद आप सबक का ख़ुलासा लिखें। सबक के ख़ुलासे की और इसकी टिप्स मैं आपको अलग से बताऊंगा कि क्या क्या लिखना है और कैसे जो याद रखना है। उसके बाद चौथे नंबर पर आप पैराग्राफ की तशरीह करें और उसके बाद अशार की तशरीह करें और सबसे आखिर में जो आपने टाइम देना है वो मज़मून को देना है और मज़मून आपने लिखते चले जाना है और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। जितना टाइम आपके पास बचे वो आपने मज़मून लिखना है। जी, ये एक स्टूडेंट का सब्जेक्टिव पेपर है। वो आपको दिखाते हैं सब्जेक्टिव पेपर आपने कैसे सॉल्व करना है और आप जो है ना मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले देखें, इन्होंने सवाल नंबर 4 जो है ना अटैम्प्ट किया है और उसकी हेडिंग दी हुई है कि ये मुख्तसर जवाबात वाला क्वेश्चन है। फिर उसका पार्ट नंबर लिखा है और शॉर्ट क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उसकी हेडिंग दे दी है। शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दी है, फिर सवाल का जवाब मुख्तसर सा लिखा है, बहुत ज़्यादा तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट सवाल आ गया, उसकी हेडिंग आ गई है। सवाल देखें बिल्कुल ठीक है, इस वजह से 2 नंबर इनको दिए हुए हैं। और ये नेक्स्ट सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन और उसके आगे देखें ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए इसके भी मार्क्स बिल्कुल पूरे हैं। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा दिए हुए होते हैं वो आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं और वो अटैम्प्ट करने के से आपका फ़ायदा होता है कि अगर आपका कोई गलत हो जाता है, देखें इनका ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो गया है और जिसकी वजह से जो है ना इनका नंबर कट गए हैं इसके। और इसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं इनके भी नंबर काउंट हो जाते हैं। बोर्ड में भी इसी तरह आपके जो है ना नंबर काउंट होते हैं और ये इस वजह से अब इनके ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा लिखे थे वो सारे मिला के इनके 10 मार्क्स आ गए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट करना है, जैसे कि आपको तरतीब बताई थी उस तरतीब का आपने ज़रूर लिहाज रखना है। तो तरतीब के लिहाज से दूसरा क्वेश्चन आप तफ़हीम इबारत वाला करेंगे और उसका सवाल नंबर 7 उसकी हेडिंग देनी है। फिर वही उसका पार्ट नंबर कौन सा है और उस सवाल के अंदर आपसे क्या चीज़ पूछी गई है उसके मेन हेडिंग दे दें। मेन हेडिंग दे दी, उसका जवाब लिखा, ये मेन हेडिंग उसका जवाब, क्वेश्चन नंबर लिखना नहीं भूलना आपने। और इसी तरह आगे इनके देखें सारे आंसर बिल्कुल ही ठीक हैं और ठीक होने के बाद वो देखें हेडिंग कितने अच्छे तरीके से हेडिंग दी हुई है, डबल लाइन जो है अंडरलाइन किया हुआ है और इनके सारे आंसर्स ठीक हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर भी इनके 10/10 मार्क्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सबक का ख़ुलासा, उसके टिप्स क्या है, वो सबसे पहले आपने ये करना है कि सबक की कहानी को आपने मुकम्मल कर देना है। ऐसा ना हो कि आप आधी कहानी लिखें और देखें कि जी अब तो लिख लिया बहुत ज़्यादा, 2 सफ़े पूरे हो गए, तो दरमियान में आपने छोड़ देना। दरमियान में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कहानी आपने मुकम्मल करनी है। आपका ख़ुलासा जो है वो कम से कम 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए, 2 से कम पर ना हो और इससे ज़्यादा पर भी ना जाएँ, ज़्यादा तफसील से ना लिखें और अपना वक्त बचाएं, अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें। मुसन्निफ़ का नाम लाजमी लिखना है, मुसन्निफ़ के नाम का नंबर होता है, सबक का नाम भी आपने लाजमी लिखना है, उसका भी नंबर होता है। चलें आइए आपको दिखाते हैं सबक का ख़ुलासा और गाइड करते हैं कि सबक का ख़ुलासा आपने कैसे लिखना है। तो सबक के ख़ुलासे की टिप्स आपको जो बताई गई हैं उन टिप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है। इन्होंने देखें उसी टिप्स को फॉलो किया है और इन्होंने सबसे पहले सवाल का नंबर दिया है, उसके बाद सबक का ख़ुलासा हेडिंग दी है और किस सबक का ख़ुलासा और सबक का नाम लिखा है। ऊपर भी हेडिंग दी है और अलग से हेडिंग देकर फिर दोबारा सबक का नाम लिखा है। और इसके बाद मुसन्निफ़ का नाम लाजमी आपने लिखना है, मुसन्निफ़ के नाम और सबक के नाम का जो है ना नंबर होता है, इसका आपको अलग से नंबर मिलेगा। उसके बाद ख़ुलासे की हेडिंग दी है, ये देखें यहाँ पे सवाल नंबर 5 के साथ क्वेश्चन की हेडिंग दी है और यहाँ से चूँकि सबक का ख़ुलासा शुरू हो रहा है तो इसकी हेडिंग दी है। तो सबक के ख़ुलासे के अंदर आपने सारी बातों को कवर करना है। चूँकि ये चैप्टर है मेरे दोस्तों से, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, तो इसमें दोस्तों का तज़किरा था। ये देखें दोस्त अहमद मिर्ज़ा का तज़किरा किया है, दोस्त जो है मोहम्मद तहसीन का तज़किरा यहाँ पर किया है। अच्छा, ऐसा कोई चैप्टर आ जाता है जिसके अंदर नाम अगर आपको नहीं याद रहते तो उसके अंदर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसको ये याद रखना है। अब देखें इन्होंने नाम नहीं लिखा, सिर्फ ये लिख दिया कि एक दोस्त है और उनकी आगे कहानी लिख दी। यहाँ पे देखें एक दोस्त के बारे में लिखा है कि वो दोस्त ऐसे थे, वो सारा जो है ना ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये आपने, और ख़ुलासा देखें यहाँ से इन्होंने शुरू किया था, ये एक पेज पूरा ख़ुलासे का और उसके बाद ये वाला पूरा पेज ख़ुलासे का और उसके बाद ये वाला पेज और यहाँ पर एंड, और किसी ख़ुलासे में किसी जगह पर कोई भी मिस्टेक मौजूद नहीं है जिसकी वजह से इनको पूरे के पूरे मार्क्स दिए गए हैं। कहानी भी इन्होंने पूरी लिखी है और जो वो आखिर है एंडिंग है, एंडिंग भी इन्होंने सही अच्छे तरीके से की है। एंड पर जो उसकी कोटेशन है जो मुसन्निफ़ कहता है वो भी इन्होंने मार्कर के साथ बोल्ड करके लिख दी। तो आपने भी ऐसे इन टिप्स को फॉलो करना है और इंशाल्लाह फुल नंबर लेने हैं।
पैराग्राफ की तशरीह। बच्चे पैराग्राफ की तशरीह नहीं लिखते, बल्कि अक्सर पैराग्राफ की तशरीह लिखते लिखते वो सबक का खुलासा लिखना शुरू हो जाते हैं, जो कि गैर ज़रूरी बातें होती हैं। तो उसके अंदर आपने गैर ज़रूरी बातें बिल्कुल भी नहीं लिखनी, और तशरीह कम से कम आपकी एक सफ़े के हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर ज़्यादा हो तो और अच्छा है, लेकिन एक सफ़ा कम से कम उसकी तशरीह होनी चाहिए। और जो दिया गया पैराग्राफ है उसकी बातों की तशरीह लिखनी है, उसके अंदर क्या क्या बातें डिस्कस की गई हैं, उस पैराग्राफ की लाइनों के अंदर कौन कौन सी बातें हैं वो लिखनी है। उसका तरीका क्या है, पहले आप एक लाइन पढ़ें, उसके मुतालिक 3 लाइनें लिखें, फिर अगली लाइन की तशरीह करें, और इसी तरह हर लाइन के तशरीह आप 3 लाइनों में करते चले जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया पूरा और इकट्ठे उसकी कहानी लिखना शुरू कर दें। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि एक लाइन पढ़ें पैराग्राफ की और उसके मुताबिक आप जो है ना उसकी तशरीह लिखें, फिर अगली लाइन पढ़ें, फिर उसकी तशरीह लिखें। इस तरह करके आप जो है ना पैराग्राफ कंप्लीट किया करें। उसके बाद है पैराग्राफ जिस सबक से है उस सबक से मुतल्लिक आप बातें लिख सकते हैं। उस पैराग्राफ जो आपको दिया उससे आगे पीछे की बातें जो लिखी जा सकती हैं, लेकिन हो पैराग्राफ से रिलेटेड, अलग ना हो। और शुरू में आगाज़ में आपने 1-2 लाइनें मुसन्निफ़ के बारे में लिख दें, ताकि जो है ना वो मुसन्निफ़ का भी तज़किरा हो जाए और आपकी तशरीह भी मुकम्मल हो जाए। चलें अब आपको पैराग्राफ दिखाते हैं कि आप पैराग्राफ की तशरीह कैसे लिखेंगे। इसके बाद अगला सवाल नंबर 3 इन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है पैराग्राफ की तशरीह के बारे में। इसके भी टिप्स आपको बताई हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो ये अल्फाज मायनी हैं ये दूसरे तरीके से लिखते हैं। मैं वो तरीका बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करता कि वहाँ पे लफ्ज़ लिखा होता है, लफ्ज़ के साथ ही मानी, फिर लफ्ज़, फिर मानी, फिर लफ्ज़, फिर मानी। इस तरीके से सही नहीं रहता। ये तरीका जो है ना सबसे बेस्ट है। तो आपने जो है ना ये हेडिंग देनी है, सबक का उन्वान लिखना है, वो पैराग्राफ के सबक से है, मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, फिर उसके बाद अल्फाज मायने की हेडिंग दें। इसके नीचे सारे अल्फाज लिख लें और इसके नीचे सारे आप उसके मीनिंग्स लिख लें। अच्छा, इनके मीनिंग्स जो हैं कुछ यहाँ पर गलत हैं, वैसे जहन के मुताबिक भी ठीक था, लेकिन ख़्याल असल सही इसका जो है ना मीनिंग बनता है, और नाकाबिल फरामोश जो है ना बिल्कुल ही गलत था। इसकी वजह से इनका 1 नंबर कटा है। मैंने आपको बताया था इनके मार्क्स जो है ना क्यों काटे गए हैं, वो आपको बताऊँगा। आगे देखें तशरीह, यहाँ से इन्होंने तशरीह शुरू की है, और ये देखें पूरा पैराग्राफ बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल पैराग्राफ के मुताबिक लिखा है, जो पैराग्राफ में पूछा गया था, जो सबक के बारे में पूछा गया, कोई इररेलेवेंट चीज़ नहीं लिखी। और उसके बाद ये यहाँ पर एंड किया है। तो इनके जो है इसमें मैं 1 नंबर कटा है अल्फाज मायने की वजह से, 5 में से 4 नंबर आए हैं। ये वो टिप्स हैं जो कि मैंने आपको आगाज़ में बता दिया है। इसके बाद ये देखें सबक अगला पैराग्राफ नंबर का उसका पार्ट नंबर लिखना है, ये कौन सा पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, और उसके बाद सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, अल्फाज मायने की हेडिंग, यहाँ पर अल्फाज और सामने इसके मायने। ये देखें ये इनका 1 नंबर जो है कटा है इसकी वजह से, जो आपको मैंने बताया था नंबर क्यों कट रहे हैं इनके, 1-2 नंबर कटे हैं। अगर ये 1-2 मिस्टेक्स ना होती तो शायद इनके फुल मार्क्स आ जाते। ये देखें ये तशरीह यहाँ से शुरू की है, पूरा पैराग्राफ बिल्कुल रिलेटेड जो पैराग्राफ में पूछा गया था वही चीज़ें लिखी हैं इस्तांबुल सबक के बारे में। सारा ये सफ़ा इनका मुकम्मल कंप्लीट है, और इसके बाद यहाँ पर जाकर इन्होंने एंड किया है। तो ये 1 नंबर इनका उसमें से कट गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था इनका पैराग्राफ वाला, उसमें इनके 10 में से 8 नंबर हैं, 2 नंबर इनके माइनस हो गए। जी, ये है अशार की तशरीह की टिप्स। आपने शेर की तशरीह कैसे लिखनी है, तो सबसे पहले आपने आगाज़ में शायर का तज़किरा करना है, और शायर का नाम ज़रूर लिखना है, क्योंकि शायर का नाम नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। आपने उसका नाम ज़रूर लिखना है। नज़म का नाम भी लिखा जाता है और शायर का नाम भी ज़रूर लिखा जाता है। उसके बाद शेर में बयान करदा मफ़हूम की तशरीह लिखनी है, यानी कि उसके अंदर जो बातें, जो अल्फाज मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करना है, गैर ज़रूरी बातें नहीं लिखनी। यानी कि आपने पूरी नज़म नहीं लिख देनी, पूरी गज़ल के बारे में नहीं लिखना, बल्कि जो बात शेर की 2 लाइनों के अंदर, 2 मिसरों के अंदर जो बातें मौजूद हैं, जो आपसे पूछी गई हैं, सिर्फ आपने उनसे रिलेटेड बातें लिखनी हैं। चौथे नंबर पर है, आप शेर से मुतालिक अगर कोई आयत या उसका तर्जमा याद आता है, अहादीस याद आती हैं, कोई किसी का कोई कौल याद आता है, या शेर से मुतालिक कोई भी आपको वाक़या याद आता है, तो आपने, या कोई शेर आपको याद है उससे रिलेटेड आपने अगर कोई रेफरेंस शेर याद किया हुआ है तो वो लाजमी लिखें। ये प्लस पॉइंट अच्छा होता है। उसके बाद पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, ये नहीं कि आपने शुरू से लेकर एंड तक सारा ही इकट्ठा लिख देना है। पैराग्राफ अलग अलग बना के लिखें ताकि जो है ना आपको लिखने में आसानी हो। चलें आएँ अब आपको शेर की तशरीह का सवाल दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि शेर की तशरीह किस तरीके से करनी है।
जी, अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, अशार की तशरीह की टिप्स मैंने आपको कुछ बता दी हैं शुरू में। तो अशार की तशरीह, नज़म का नाम, शायर का नाम। अब इस तशरीह को देखें। तशरीह जो है ना, इन्होंने यहाँ से शुरू की, ये पैराग्राफ पूरा लिखा। इसके बाद ये देखें, ये यहाँ से ये पूरा, और यहाँ पर देखें हदीस मुबारक कोटेशन डाल दी, ये आपने लाजमी देनी है। और ये यहाँ पर इन्होंने शेर भी लिख दिया, एक शेर की तशरीह मुकम्मल। दूसरा शेर इन्होंने शुरू किया, वो जो शेर नंबर आपने लिखना है उसका पार्ट नंबर लिख देना है, तरतीब आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नज़म का नाम आ गया, किस नज़म से वो शेर लिया गया। शायर का नाम आपने लिखना है, फिर उसकी तशरीह, ये देखें, ये इन्होंने कोटेशन डाल दी। और ये अगले पेज पर ये तशरीह है, पूरे पेज की। बच्चे जो है ना तशरीह करते हुए परेशान होते हैं कि हमने इस तशरीह को मुकम्मल कैसे करना है, इतनी बड़ी लंबी तशरीह हमसे नहीं लिखी जाती। तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको हासिल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ये देखें, कोटेशन में शेर इन्होंने इधर भी लिखा है और इधर भी शेर लिख दिया, उससे तशरीह से रिलेटेड शेर लिखना है, इर्रेलेवेंट चीज़ नहीं लिखनी। इसके बाद नेक्स्ट शेर, नज़म का नाम आ गया, शायर का नाम और उसकी तशरीह देखें, यहाँ से शुरू किया। शुरू में जो है ना शायर का तज़किरा भी किया है, शायर का तज़किरा आपने थोड़ा बहुत लाजमी करना है। ये तशरीह, और उसके बाद ये तशरीह देखें नेक्स्ट पेज पर आ गई यहाँ तक, तो इसके भी इनको पूरे 2 मार्क्स मिल गए। अब हिस्सा गज़ल शुरू हो गया आगे। हिस्सा गज़ल के अंदर जो तशरीह लिखनी है वो भी आपने जो है ना कोशिश करनी है कि इरेलीवेंट चीज़ बीच में नहीं लिखनी। ये देखें, सिनफ़ अदब इन्होंने गज़ल लिख दिया, शायर का नाम किस गज़ल का है, क्योंकि इसमें जो है ना गज़ल का नाम नहीं होता। नज़मों में नज़म का नाम लिखा जाता है, गज़ल में गज़ल का नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ शायर का नाम लिखा जाता है और तशरीह की जाती है। तो ये तशरीह है, यहाँ से ये शुरू की, बिल्कुल जो है ना रेलिवेंट तशरीह। आगे देखें, कोटेशन आ गई और आगे ये शेर इन्होंने तशरीह में लिख दिया, ठीक है, बकौल शायर। नेक्स्ट देखें, अगले शेर की तशरीह, उसका पार्ट नंबर लिखा, शेर लिखा और शायर का नाम लिखने के बाद यहाँ से तशरीह की हेडिंग देकर तशरीह शुरू कर दी। और ये तशरीह शुरू करने के बाद ये देखें, यहाँ पर इन्होंने ये शेर लिख दिया। और ये शेर लिखने के बाद यहाँ पे जाके इन्होंने तशरीह को एंड कर दिया। तमाम शेर इनके बिल्कुल सही थे, कोटेशन थी, रेफरेंसेस थे, सब कुछ था, तो इसलिए इनके 10 में से 10 मार्क्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल 15 नंबर का ये मज़मून आपका आता है, उसके टिप्स जो है ना देख लें और इन्हीं टिप्स पर आपने अमल करना है। कि सबसे पहले आगाज़ में आपने मज़मून के अहम नुकात लिखने हैं, क्या क्या आप उसमें जो है ना पॉइंट्स लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने मौजू से रिलेटेड लिखना है, मौजू के मुताबिक, उससे हट कर आपने नहीं लिखना। कायद आज़म का मौजू है तो आप उसी पर लिखेंगे, अल्लामा इकबाल पर नहीं लिख देना। अगर आपसे वक्त की पाबंदी के बारे में पूछा जा रहा है तो वक्त की पाबंदी के ही टॉपिक पर लिखें, आगे पीछे की बातें नहीं लिखनी। पैराग्राफ के शक्ल में लिखना है, जो पॉइंट आपने लिखे हैं उसको एक पैराग्राफ में, दूसरे पॉइंट को दूसरे पैराग्राफ में। और मज़मून में अक्सर लोग कहते हैं कि हेडिंग देते हैं, लेकिन ये हेडिंग आपने बिल्कुल भी नहीं देनी, पैराग्राफ की शक्ल में ही लिखना है, हेडिंग्स नहीं देनी। और उसके बाद ये आपका जो मज़मून है कम अज़ कम आपका ये 4 से 5 सफ़हात पर होना चाहिए। बच्चे कहते हैं इतना ज़्यादा नहीं लिखा जाता, तो जब इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो इतने ज़्यादा नंबर भी नहीं आएंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा, याद करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मज़मून से रिलेटेड अक़वाल, हदीस, आयात और अशार या कोई कोटेशन वगैरह कोई आती है तो उसको ज़रूर लिखें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सिर्फ़ उसकी लेंथ के लिए, उसको लंबा करने के लिए आपने गैर मुतल्लिका बातें नहीं लिखनी, कहानियाँ नहीं लिखना शुरू कर देनी। जो बात आपसे, जो मज़मून पूछा गया है, सिर्फ़ वही आपने लिखनी है। चलें, अब आपको लेकर चलते हैं, मज़मून दिखाते हैं, सब्जेक्टिव पेपर का मज़मून, कि वो कैसे लिखा हुआ है और आप कैसे लिख कर पूरे नंबर ले सकते हैं। अगला सवाल देखें, मज़मून के टिप्स आपको बताइए, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इन्होंने भी किया है। सवाल नंबर 6, उसकी हेडिंग थी मज़मून, कौन सा मज़मून लिखना है, कायदे आज़म। अब कायदे आज़म के मज़मून में आपने जो जो टॉपिक्स लिखने हैं वो टॉपिक्स आप पहले ही लिख दें, हेडिंग नहीं देते, मैंने मना किया, हेडिंग नहीं देनी आपने। वो आपने सारे टॉपिक्स लिख देने और उन टॉपिक्स पे 1 बाय 1 जो है ना फिर आपने पैराग्राफ बनाने हैं और पैराग्राफ की शक्ल में लिखने हैं, ठीक है। अब जैसे ये पहला जो है ना इन्होंने पॉइंट लिखा है तमहीद, उसके बाद पैदाइश, तो कायदे आज़म की पैदाइश का एक पैराग्राफ बनाएंगे। फिर तालीम, जो कायदे आज़म की जो तालीम है उसके बारे में एक पैराग्राफ बनाएंगे। फिर बैरिस्ट्री की जो तालीम हासिल करने गए उसके बारे में एक पैराग्राफ। तो ये हेडिंग्स नहीं देनी, पैराग्राफ की शक्ल में। कुछ लोग कहते हैं कि ये हेडिंग्स देखकर जो है ना बनाना चाहिए, तो हेडिंग्स आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। ये देखें, ये कायदे आज़म की शुरू में तमहीद आ गई और ये साथ में ये कोटेशन आ गई, ये आगे उनका ज़िक्र आ गया। यहाँ पर ये देखें, ये पैदाइश का ज़िक्र हो गया कि उनकी पैदाइश ये हुई थी।
और पैदाइश से रिलेटेड देखें एक शेर बड़ा प्यारा लिखा है इन्होंने, पैदाइश से टॉपिक से रिलेटेड है, इररेलेवेंट कोई भी चीज़ नहीं लिखनी। इसके बाद इस पैराग्राफ में इनकी तालीम वगैरह आगे सारी, और इसी तरह आगे जो इनकी कोशिश थी वो इन्होंने साल के लिहाज से किस साल में क्या हुआ बड़े प्यारे तरीके से उसकी हेडिंग देकर वो सारा हो गया। अच्छा ये देखें, ये एक पैराग्राफ इन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में लिख दिया है। यह तहरीक पाकिस्तान के लिए अच्छी कोशिश की है, बाकी भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन चूंकि इनका जो है टॉपिक अल्लामा इकबाल नहीं है, कायदे आज़म है, तो इसीलिए इसका जो है ना ये क्रॉस हो गया और इसका जो है ना नंबर ये काटा जाएगा। इररेलेवेंट चीज़ लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे, इररेलेवेंट चीज़ बिल्कुल भी आपने नहीं लिखनी। आगे ये देखें 23 मार्च का तज़किरा आ गया, 1947 में पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ गया, और ये देखें कोटेशंस वगैरह भी दिए हैं, कायदे आज़म के जो अकवाल हैं वो भी बीच में दिए हुए हैं, और ये यहाँ पर आकर इन्होंने एंड कर दिया। अब ये देखें कितने पेजेस बनते हैं, आप लोग परेशान होते हैं कितने पेज लिखने चाहिए। ये देखें मज़मून के जो ये टॉपिक्स लिखे हैं, एक पेज ये है, 2 3 4 5 6 7 पेजेस पर मज़मून लिखा गया है। तो 7 पेजेस में मज़मून लिखा है और इसके नंबर जो कटे हैं वो सिर्फ उस कोटेशन की वजह से कटे हैं। अल्लामा इकबाल का जो थोड़ा सा इन्होंने डिस्कस कर दिया था, अगर वो ना लिखती तो शायद इनके मार्क्स ना कटते। तो 7 पेजेस पर लिखा हुआ मज़मून बिल्कुल इसके अंदर एक्यूरेट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कायदे आज़म से रिलेटेड लिखा है, इररेलेवेंट चीज़ें नहीं लिखी, इसीलिए इनको फुल मार्क्स दिए गए हैं। और अब आपको जो है ना नंबरों की तकसीम दिखाते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस मिलाकर इनके नंबर क्या हुए और इनके टोटल कैसे बने, वो आपको दिखा देते हैं और वो भी समझा देते हैं कि आपने इस तरीके से फॉलो करना है इन तमाम टिप्स को, ताकि आपके भी मैक्सिमम मार्क्स आ सकें और आपका रिज़ल्ट अच्छे तरीके से बन सके और आपका दाखिला अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो सके, ताकि आप आगे मज़ीद अच्छी तालीम हासिल करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। जी ये देखें एंड पे आपको मैं मार्क्स दिखा दूँ। इनके एमसीक्यूज़ के अंदर देखें क्वेश्चन नंबर 1 में 15 मार्क्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अशार की तशरीह वाला, उसमें इनके 10 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद पैराग्राफ की तशरीह वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 8 मार्क्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है मुख्तसर जवाबात, उसके क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 10 मार्क्स हैं। सबक का खुलासा इनका बिल्कुल सही था, 5 मार्क्स पूरे हैं। और मज़मून जो है क्वेश्चन नंबर 6 उसमें 14 मार्क्स हैं, और तफ़हीम इबारत वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 उसमें 10 मार्क्स हैं। इस तरह इनके बनते हैं 72। तो ये 72 मार्क्स लेना बहुत ही आसान काम है। आप इनको टोटल करना चाहें तो टोटल भी कर सकते हैं, तो ये टोटल करके 72 मार्क्स बनते हैं। आप भी कोशिश करें, इन टिप्स को फॉलो करें और इन बातों को का लिहाज रखें, इन बातों का ख्याल करके इसी मेथड पर आप पेपर हल करें। इंशाल्लाह 70+ मार्क्स आपके लाजमी आएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।